दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जुपिटर के बारे में बहुत कुछ जाना और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बहुत कुछ जाना, जो वाकई अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। अगर रात के वक्त हम आसमान पर जुपिटर देख पाते तो वो हमारे चांद के बराबर नजर आता। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपकी ज़हन में एक सवाल आता है कि आखिर इस गैसी प्लैनेट्स के पास इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकती है? क्या जुपिटर अंदर से खोखला नहीं है? सवाल का जवाब के लिए हमें जुपिटर के अंदर जाना था। इसे को जानने के लिए 1989 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास भेजा गया। जुपिटर के बादल बहुत ही खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देती है, लेकिन आप इसके खूबसूरती से धोखा मत खाओ। जुपिटर देखने में जितना खूबसूरत है, असल में इतना ही खतरनाक और जानलेवा है। 1995 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने 6 सालों सफर के बाद हमसे 680 मिलियन किलोमीटर दूरी जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस स्पेसक्राफ्ट को 2 हिस्सों में बनाया गया था। पहले जुपिटर एटमॉस्फेयर प्रोब, जिसे जुपिटर के अंदर जाना था, और दूसरे हिस्से में जो जुपिटर बाहर से ऑर्बिट करना था। इसमें बहुत सारा सेंसर लगे थे, जिसके जरिए जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड बहुत नजदीक से स्टडी करना था। 7 दिसंबर 1995 को जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब, जो कि टाइटेनियम का बना हुआ था, उसे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से भी टच किया गया। ये सीधा जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। करीब 1,62,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मैग्नेटिक फील्ड उस प्रोब को अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन हमारे साइंसदान इसके लिए पहले से तैयार थे। कुछ टाइम के बाद प्रोब में लगा हुआ पैराशूट खुल गया, जिसकी वजह से प्रोब की रफ्तार थोड़ी कम हुआ। ये प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो चुका था और सारी इंफॉर्मेशन गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को भेज रहा था। इस स्पेसक्राफ्ट को सारी इंफॉर्मेशन को जमीन पर भेज रहा था। इसके जरिए जुपिटर के तमाम राज खुलने वाले थे। इसी प्रोब से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली थी। दोस्तों, जुपिटर के सबसे ऊपर वाला एटमॉस्फेयर दाखिल होने के बाद ये पता चला कि जुपिटर के ऊपर वाला एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर जैसा नहीं है, बल्कि इसका एटमॉस्फेयर घने बादलों से भरी हुई है, जो देखने में बहुत अजीब थे। जुपिटर का एटमॉस्फेयर एक घने धुएं के चेम्बर जैसा है। इसके बादल देखने में सिर्फ अजीब नहीं है, बल्कि ये वाकई में बहुत अजीब है। जुपिटर के बादल एक पार्टिकल से नहीं बने, बल्कि मुख्तलिफ पार्टिकल मिलने से बनी है। अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और H2O, यानी जुपिटर के आसमान में भी पानी की बादल मौजूद है। इस बादल से पानी की बरसात भी होती है। लेकिन यहाँ पर आपके ज़हन में एक सवाल आता है, आखिर ये पानी जाता कहाँ है? क्या जुपिटर की सरफेस पर पानी की समंदर है? इसके बारे में जानने के लिए और गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ज्यादा गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। लेकिन गहराई में हम जाते जाते ऊपर वाला बादल खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद साफ और खुला आसमान आता है, जहाँ लगातार बारिश होती है, जो देखने में बहुत खौफनाक है। अगर जुपिटर के ऊपर वाला एटमॉस्फेयर बाहर से देखा जाए तो आपको लगातार तूफानी बादल नजर आएंगे। ये बादल अमोनियम से बनी है, जो इस प्लैनेट्स के इक्वेटर में मुख्तलिफ बैंड्स की शक्ल में लगातार चल रही है। इन तूफानी बादल को जेट्स कहा जाता है। बैंड्स मुख्तलिफ कलर की है। जिगरी रंग को बैंड्स बेल्ट कहा जाता है और हल्के रंग के बेल्ट जोन्स कहा जाता है। असल में हम जुपिटर के अंदर थे। जुपिटर का ऊपर वाला एटमॉस्फेयर खत्म होने के बाद नीचे आपको पानी की बुखारात नजर आएंगे, जो लगातार ऊपर की तरफ जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? असल में जुपिटर की गहराई में टेम्परेचर और प्रेशर लगातार बढ़ता है। जितना ज्यादा गहराई में आप जाएंगे, उतना ही गर्मी बढ़ती जाएगी। यह टेम्परेचर इतना ज्यादा है, बारिश के कतरे नीचे तक नहीं जा पाते, बल्कि ये बारिश आसमान में ही गर्म होकर भाप में बदल जाती है। दोस्तों, जिसकी वजह से जुपिटर की सरफेस पर समंदर नहीं बनता और जुपिटर एटमॉस्फेयर प्रोब ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाया। 1,56,000 किलोमीटर गहराई तक जाने के बाद इसे कोई सॉलिड सरफेस नहीं मिली। गहराई में टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उस प्रोब के पास मेल्ट होने लगे और जुपिटर एटमॉस्फेयर प्रोब जुपिटर के बादलों का हिस्सा बन गया। बेशक हम ज्यादा गहराई में नहीं जा पाए, लेकिन इस प्रोब के जरिए हमें ये पता चला कि जुपिटर में चलने वाले तूफानों की रफ्तार साइंसदानों के अंदाजों से कई गुना ज्यादा थी। साइंसदानों के मुताबिक जुपिटर के तूफान करीब 350 किलोमीटर फी घंटा से चलती है, लेकिन प्रोब के भेजे हुए डेटा से ये पता चला ये तूफान 360 से लेकर 610 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि सच में हैरानकुन बात थी। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमें जुपिटर के छोटे से छोटे हिस्से के बारे में जान सके, लेकिन हमें इससे और भी गहराई में जाना था, जिसकी वजह से 2011 में नासा ने जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। इसका मेन मिशन था इसकी कंपोजिशन, ग्रेविटी और मैग्नेटिक
मेटालिक फील्ड और इसी तरह स्टडी करना। 5 जुलाई 2016 को जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की ऑर्बिट में दाखिल हुआ और अपना मिशन शुरू कर दिया। जूनो के जरिए हमने जुपिटर को बहुत करीब से देखा। इसमें कोई भी लैंडर नहीं लगाया था, बल्कि ये जुपिटर की ऑर्बिट में रहकर उसे स्टडी कर रहा था। जूनो के भेजा गया डेटा के जरिए साइंसदानों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होके और हमें ये पता चला कि जुपिटर के कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जुपिटर अंदर से खोखला बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसके गहराई में एटमॉस्फेयर खत्म होती है, लिक्विड कोष शुरू हो जाती है, जिसका टेम्परेचर 9700 डिग्री सेल्सियस है और इसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन के एटम्स मेटालिक हाइड्रोजन तब्दील हो जाती है। हाइड्रोजन की ये पाम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हेल्प भी करती है। जुपिटर की तेज रोटेशन की वजह से इसके अंदर कभी भी सॉलिड सरफेस नहीं बन पाया, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि जुपिटर मेटालिक हाइड्रोजन कोर के नीचे यानी जुपिटर के सेंटर में रॉक एंड आइस है। इसका टेम्परेचर 35,700 डिग्री सेल्सियस है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और एक गैसीय प्लैनेट है और एक बड़े भाई की तरह जुपिटर हमेशा हमारी हिफाजत कर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लग गई? तो अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहती है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, ऐसा अमेजिंग वीडियो देखने के लिए बनी रखिए माई प्लस टीवी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।